आर यू रेडी? करें इन सारे क्वेश्चंस को। यस सर। यस सर। यस सर। सबसे यस पहले क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। A person used force F shown in the figure to move a load with constant velocity on given surface. Identify the correct surface profile. हाँ, यहाँ पर बोला है कि आदमी ने फोर्स लगाया, F फोर्स यूज किया उसने, F इतने फोर्स का यूज किया, तो ये कांस्टेंट फोर्स है shown in the figure to move a load with constant velocity. लोड को कांस्टेंट वेलोसिटी से हमें आगे बढ़ाना है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब लोड को कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाना है और हम फोर्स लगा रहे F, तो पूछा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन द गिवन सरफेस, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट सरफेस प्रोफाइल, मतलब कौन से सरफेस में इस तरह से होगा। तो अब ये इसका ग्राफ देखिए। सबसे पहले जो फोर्स का ग्राफ दिया है, तो आपको फोर्स का ग्राफ इस तरह से दिया है, जिसमें पहले फोर्स पॉजिटिव है, कांस्टेंट है F, ठीक है, और वो डिस्प्लेसमेंट के साथ ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां से यहां तक कांस्टेंट फोर्स। फिर वो फोर्स निगेटिव हो गया और निगेटिव में भी कांस्टेंट ही रहा, और ये पूरा जो डिस्टेंस है वो है L। तो पहले हमने पॉजिटिव फोर्स अप्लाई कर दिया, फिर हमने निगेटिव फोर्स अप्लाई कर दिया। ये पॉजिटिव फोर्स है, ये निगेटिव फोर्स है। तो पॉजिटिव फोर्स अगर हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन माने, तो पहले एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, बाद में उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये इसका मतलब है। अब ये नीचे जो चार ऑप्शन दिए इसको ध्यान से देखो। तो पहला जो ऑप्शन दिया है, तो पहला ऑप्शन दिया है ये ऐसा, ऐसा और ऐसा, है ना, मतलब पहले चढ़ान है, फिर यहाँ पर स्लोप है, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है L। तो क्या ये सही है? देखो, अब बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी देनी है, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स कितना होना चाहिए? 0। उसके ऊपर फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो मतलब ये अगर बॉक्स यहाँ पर है कोई, इसको आप कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाना चाहते हो, तो आपने ऊपर की तरफ फोर्स दे दिया और उसको नीचे ग्रेविटी खींच रही थी, है ना। तो आप यहां से लेकर यहां तक पहुंचे और यहां से लेकर यहां तक पहुंचे, तो यहां पर जब आया ये बॉक्स, तब ग्रेविटी फिर से उसको नीचे खींच रही थी, आपने अपोजिट डायरेक्शन में इधर फोर्स दे दिया, ये इसका मतलब है ना। तो क्या ऐसा सरफेस रहेगा, या फिर दूसरे में पूछा है कि आपका सरफेस ऐसा एक स्ट्रेट लाइन और उसके बाद ऐसे, तो क्या ऐसा है आपका? यहाँ पर स्लोप है ना, ये स्ट्रेट रोड है आपका, ये यहाँ पर स्ट्रेट रोड है, ये समझ रहा है ये सबको। तो क्या इस तरह से है, या फिर तीसरे में बोला है कि क्या इस तरह से है, और चौथे में बोला है कि क्या ऐसा गोल है यहां से लेकर यहां तक, सेमी सर्कुलर, जिसका डायमीटर L हो। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समझ में आया? अब बेटे अगर आप ध्यान से देखो, तो जब वेलोसिटी को हमें कांस्टेंट रखना होता है, किसको कांस्टेंट रखना है? वेलोसिटी को कांस्टेंट अगर रखना है हमें, तो वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए फोर्स, टोटल फोर्स को 0 करना पड़ेगा, यस और नो? टोटल फोर्स को 0 करना पड़ेगा। तो अगर मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करता हूं, सेकेंड, पहले सेकेंड के बारे में सोचते हैं, तो यहां पर स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड में अगर मैंने इसको पॉजिटिव फोर्स दिया तो उसको एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन की वजह से उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो सेकेंड पॉसिबल नहीं है।
ये समझा? थर्ड में सर फोर्स क्यों 0 करना पड़ेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है फोर्स जीरो। इसका हाँ सर समझा। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, इक्विलिब्रियम है, राइट? सो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर लेके जाना है किसी चीज को, तो हम कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं v इक्वल्स टू कांस्टेंट जब होता है तब हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, सिंपल सी बात है। और इसीलिए फोर्स जीरो, क्योंकि फोर्स की मां होती है ना, फोर्स की भी तो मां होती है, क्यों भाई? तो एफ इज हाँ सर, हाँ। इस तरह। सो दिस इज v इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट? फोर्स को जीरो करना पड़ेगा, यहां पर फोर्स जीरो नहीं हो सकता, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन में भी यहां पर स्ट्रेट रोड है, तो स्ट्रेट रोड में हम फोर्स देंगे तो एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा, इसलिए इसमें भी पॉसिबल नहीं है। अब फर्स्ट की बात करते हैं और फोर्थ को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट और फोर्थ में बॉक्स को जब हम लेके जाएंगे ऊपर, तो धीरे 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 बॉक्स को ऊपर लेके जाने के लिए कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और उसको अपोजिट में कौन खींचेगा? ग्रेविटी खींचेगा उसको। हाँ बोलो। ग्रेविटी। तो मैंने ऊपर लेके जाने के लिए कुछ फोर्स उसको दे दिया, इतना फोर्स दिया कि ग्रेविटी का फोर्स वो कैंसिल कर सके, ताकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से यहां तक पहुंचे, तो ये पॉसिबल है। और यहां से लेकर यहां तक हम फोर्स अपोजिट दिशा में लगाएंगे, हम फोर्स लगाएंगे अपोजिट दिशा में, और ग्रेविटी है mg नीचे की तरफ, जो भी उसका कंपोनेंट रहेगा, और उस वजह से मैं कह सकता हूं कि आपका जो फोर्स है वो निगेटिव डायरेक्शन में लग गया, और इसकी वजह से वो L तक पहुंच गया। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है। वैसा ही पॉसिबिलिटी यहां पर है, पहले में भी पॉसिबिलिटी है कि यहां पर मैं ऊपर खींचने के लिए उसको फोर्स लगा दूंगा, ग्रेविटी का फोर्स जो भी mg sin थीटा नीचे लगता है, पता है ना आपको mg sin थीटा? इंक्लाइन प्लेन में नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लगता है बेटे? mg sin थीटा, याद रखो शॉर्टकट, mg sin थीटा। तो ये mg sin थीटा उसको नीचे खींचेगा, और इस वजह से पॉजिटिव फोर्स, और यहां से लेकर यहां तक निगेटिव फोर्स। तो इसका मतलब पहला और चौथा पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन कौन सा सही है? इन दोनों में से कौन सा सही है, इसको देखना है। फर्स्ट वाला। क्यों? क्यों? सर क्योंकि उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो फोर्थ में भी होगी। फोर्थ में तो सर वही। फोर्थ में वेलोसिटी चेंज होगी ना। क्यों? क्यों चेंज होगी? क्यों वेलोसिटी चेंज होगी? जबरदस्ती लॉजिक लगाना है, क्यों चेंज होगी? देखो देखो भाई देखो, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अपने ग्राफ में जो फोर्स है वो फोर्स पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में है और कांस्टेंट है, मतलब फोर्स बदल नहीं रहा है, फोर्स बदल नहीं रहा है। तो यहां पर जब आप इसको सर्कुलर पाथ से लेके जाएंगे ऊपर, सर्कुलर पाथ में बेटे जब ये यहां पर रहेगा तो फोर्स ऐसे टेंजेंशियली लगाना पड़ेगा, जब ये यहां पर रहेगा तो फोर्स ऐसे टेंजेंशियली, जब यहां पर रहेगा तो फोर्स टेंजेंशियली। इसका मतलब हर जगह पर फोर्स अपना दिशा बदलेगा, हर जगह पर फोर्स अपना दिशा बदलेगा। लेकिन यहां पर दिखा रहा है कि फोर्स कांस्टेंट है, मतलब वो अपना दिशा बदल नहीं रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड भी बदलेगा। यहां पर इसका मैग्नीट्यूड भी बदलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे उसने दिशा बदल दिया
तो उस मास को लगने वाला जो mg का कंपोनेंट है साइन थीटा, mg साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो एंगल के साथ साथ बदलता है ना। इसको अपोजिट में कौन सा कंपोनेंट लगता है हाँ बेटा? mg साइन थीटा। साइन थीटा। ये mg साइन थीटा कहां से लाया सर आपने? ये आसान है। ये अगर इंक्लाइन प्लेन है जिसका जमीन के साथ एंगल है थीटा और ये है मास m, तो इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं कि नहीं बनते? एक नीचे mg होता है, क्यों भाई? नीचे कौन होता है? mg। इस mg के दो कंपोनेंट्स हम बनाते हैं, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, तो इसलिए ये थीटा कंपोनेंट बन जाता है mg cos थीटा। mg cos थीटा ये कंपोनेंट बन जाता है mg mg sin थीटा। sin थीटा। एग्रीड? तो ये mg sin थीटा वो वहां से यस आया। सर। तो mg sin थीटा जो है उसका थीटा बदलते जाएगा। थीटा अगर बदलेगा, ये थीटा बदलेगा भाई, बदलेगा तो क्या होगा? आपका जो फोर्स है जो इसको बैलेंस कर रहा है mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए ना। mg sin थीटा के बराबर वो होना चाहिए ताकि एक दूसरे को कैंसिल करा दे। थीटा बदलेगा तो फोर्स बदलेगा, लेकिन फोर्स यहाँ पर बदलना नहीं चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में फोर्स को कांस्टेंट बताया गया है, विच इज पॉसिबल इन अ स्ट्रेट इंक्लाइंड प्लेन, विच इज पॉसिबल इन अ स्ट्रेट इंक्लाइंड प्लेन, इसलिए फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या ये समझ में आया सबके? यस सर। यस सर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, Yes, इसका लॉजिक sir. सबको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। क्लियर? तो 17वां क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़े। किसी को हाँ सर। कोई भी दिक्कत है तो पूछिए, समझने में कोई भी दिक्कत लग रही है तो पूछिए। आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड। 16वां क्वेश्चन ये कहता है, 16वां क्वेश्चन किया ना रे हमने कि नहीं किया? चलो फिर भी करा देता हूं, किया फिर भी करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16, 0.5 के जी बॉल, मतलब उसका मास दिया है, मास इक्वल्स टू 0.5 के जी। इसमें एक मिनट, कार्तिक जोशी, कार्तिक जोशी, आर यू न्यू स्टूडेंट? और कौन है? समृद्धि जोशी, ओके, ऑलराइट। अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बोथ ऑफ यू? Yes, sir. तो ये अभी जो मैं ले रहा हूं ना, ये प्रैक्टिस, मतलब मैं इसके प्रॉब्लम्स ले रहा हूं, डाउट सेशन चल रहा है, तो शायद डाउट सेशन में अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप कुछ पढ़े ही नहीं है मुझसे, है ना? हाँ सर। हाँ, so probably you will have to attend my next lecture, that you can attend the you can ask the manager, आप मैनेजर से पूछिए कि क्लास कब चालू हो रही है। अभी आज क्या तारीख है? आज 11 है, तो ये न्यूटन्स लॉज, पहले आपको न्यूटन्स लॉज पढ़ने पड़ेगा, तो मैं जरा बता दूंगा आपको, आपको लेक्चर्स देने पड़ेंगे सारे, ठीक है बेटे? ऑल राइट, तो यहाँ पर m इज इक्वल टू 0.5 kg दिया है, उसके बाद हमें दिया है विद द स्पीड v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड से ये दौड़ रहा था आगे। Strikes a hard wall at an angle 30 degree with the wall. It is reflected with the same speed at the same angle. Okay. तो ये वॉल है, ऑलराइट, और ये बॉल है, और ये यहां से टकरा के यहां पर आ गया। ठीक है जी। अब आपसे पूछा गया है
कि ये यहां से टकराया, टकरा के वापस आया, तो आने दो, कोई बात नहीं। जाते समय इसका वेलोसिटी v था और ये एंगल दिया है 30 डिग्री और ये भी एंगल दिया है 30 डिग्री और बाद में भी इसका वेलोसिटी v ही रहा। ऐसा पूरा अरेंजमेंट है। It is reflected with the same speed at the same angle if the ball is in contact with the wall for 0.25 seconds, t equals to 0.25 seconds दिया है। आपसे पूछा है the average force acting on the wall is, find the force, you have to find what is the force acting on the wall। ठीक है, चलिए आसान सी बात है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है अपना? 24 है ना? तो इसमें हम फोर्स इज इक्वल्स टू dp बाई dt वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ये कौन सा लॉ है? न्यूटन का सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। ऑलराइट प्यारे बच्चों, न्यूटन का लॉ जब हमने लगाया तब इसमें ध्यान ये रखना है F इज इक्वल्स टू dp मतलब चेंज इन मोमेंटम, जो होता है m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। F इज इक्वल्स टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास पता है, टाइम पता है, लेकिन ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, दोनों में वेक्टर्स लगेंगे। तो v माइनस यू को पहले कैलकुलेट करते हैं। चलो v माइनस यू, इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 uv cos थीटा। cos थीटा है ना? तो इसमें सबसे जरूरी चीज ये होती है कि थीटा क्या है। थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड u। बिटवीन v एंड u। और एंगल बिटवीन दो वेक्टर कब ढूंढते हैं हम? व्हेन देयर टेल्स आर टुगेदर। व्हेन देयर टेल्स आर टुगेदर, जब दोनों के पूंछ एक जगह पर बांध दिए रहेंगे तब उनमें जो एंगल बनता है वो एंगल कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए बच्चे यहां पर सिली मिस्टेक कर देते हैं, बच्चे यहां पर सिली मिस्टेक कर देते हैं। क्या सिली मिस्टेक होती है कि आप यहां पर सीधे बोल देते हो कि सर v और u में एंगल कितना है? वो है ये ऊपर वाला 30, नीचे वाला 30 काट दो। क्यों भाई? तो 30 नहीं सर, वो कैसे होगा सर? टेल ज्वाइन करनी पड़ेगी ना। 60 आता है सर जी, ठीक है। तो इसीलिए गलती हो जाती है। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों में एंगल क्या रहेगा। ये एंगल ढूंढने के लिए क्या करना होगा मुझे? सबसे पहले इस एंगल को ढूंढने के लिए ये है आपका, ये जो है ये है इनिशियल वेलोसिटी u बार, ये है v बार। हालांकि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 12 है, दोनों का मैग्नीट्यूड 12 है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो u वेक्टर को यहां से आगे लिख लेते हैं, यहां से। तो u वेक्टर यहां से आगे बढ़ा रहा हूं मैं इस दिशा में। तो ये जो वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया, दिस वेक्टर इज u वेक्टर। अब u का टेल और v का टेल दोनों एक जगह पर है। अब दोनों में जो एंगल बनेगा, दैट एंगल विल बी द एंगल बिटवीन देम। तो अब अगर ध्यान से देखो आप, तो ये 30 डिग्री, अब ये पूरा ये 180 होगा, और ये एंगल कितना होगा बोलो?
180 में से ये 30 और ये 30 120 डिग्री। तो ये 120, और अगर ये 120 और ये 30 तो ये 150 बन गया। तो ये कितना बोल? 30 डिग्री। समझा? समझा ये सबको? हाँ सर समझा। यस सर। इस तरह से। सो अब u और v में एंगल कितना आएगा बेटे? 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री। 60 डिग्रीज। 30 प्लस 30 इट विल बी 60 डिग्री। ये ध्यान रखना होगा। कुछ लोग क्या करेंगे, बोलेंगे सर ये u है ये v है, दोनों के बीच में एंगल कितना? 120 लगा दो। 120 गलत है, पूरा पूरा गलत हो जाएगा। और इसीलिए अब इसको लिखेंगे हम, ये हो जाएगा v माइनस यू का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v का मैग्नीट्यूड कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस u का भी 12 ही है, 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू 12 इंटू कॉस 60। कॉस 60 होता है हाफ, तो ये हाफ और ये 2 कैंसिल। हाँ। तो एक 12 का स्क्वायर और 12 इंटू 12 12 का स्क्वायर कैंसिल, तो बचा अंडर रूट 12 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12। समझा ये सबको? इसका मतलब Yes, v sir. माइनस यू का आंसर क्या आया? 12। बस हो गया काम। फोर्स का फॉर्मूला, मास कितना है? 0.5 इंटू वी माइनस यू का आंसर आया है 12 अपॉन टाइम हमें दिया है 0.25 सेकेंड्स। इसके अगर दो हम कर दे, ये डबल है, इसके आंसर आ गया 24 न्यूटन। क्लियर? हाँ सर ये आ गया Yes, था sir. आंसर। इस तरह से इसका आंसर बनता है। ये शख्सियत पूछ रहे हैं कि भाई सर व्हाई वी रोट v and u in a vector form? Because u and v both are velocities and velocities are always written in a vector form. Velocities are always written in a vector form. All right? हमेशा हमेशा वेक्टर में ही लिया जाता है। v and u हमेशा वेक्टर ही लेने हैं, हमेशा वेक्टर लेते हैं हम इसको। ठीक है? कभी कभी हमें मैग्नीट्यूड लेते लेते समझ में नहीं आता कि हम वेक्टर उसको कैलकुलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके? कभी कभी हमें ये समझ में नहीं आता कि हम इसको कैलकुलेट करते समय वेक्टर ले रहे कि स्केलर ले रहे, ये समझ में नहीं आता। लेकिन हमेशा हमेशा के लिए वेक्टर ही कंसिडर करके उसको कैलकुलेट करना है। वेक्टर्स ही है वो। अगर जो चीज वेक्टर है उसको वेक्टर ही मानना पड़ेगा ना, उसका एडिशन भी तो वेक्टर एडिशन होगा, राइट? क्लियर है सबको? हाँ सर। वेरी नाइस। नेक्स्ट लिख लिया आपने? फास्ट फास्ट आगे बढ़ेंगे। 16वां हो गया भाई, 16वां हो गया। 19 की बात करते हैं। 19 में क्या दिया है? The man weighs 80 kg. He stands on the weighing scale in a lift which is moving upward with a uniform acceleration 5. What should be the reading on the scale? क्वेश्चन को गौर से सुनिए। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन बोलता है लिफ्ट है आपके पास, लिफ्ट जा रही है कहाँ, किधर है वो? हाँ, मैन वेज 80 kg। चलो ये 80 kg। ओके, ही सर स्टैंड्स। उसका ऑप्शन सी आंसर आ जाता है सर। ठीक है, ये वेइंग स्केल है यहाँ पर। Moving upward with uniform acceleration, moving upward with uniform acceleration 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
आपसे पूछा है व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल, स्केल पे रीडिंग कितना होगा ये पूछा है। ऑलराइट, तो हम ऐसे प्रॉब्लम को क्लास में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं करा के दूंगा, है ना। मैंने पहले आपसे बोला है इसमें ट्रिक क्या है, इसमें सबसे बड़ा ट्रिक ये है Normal Weight reaction. equals to normal reaction. Normal reaction equals to scale. रीडिंग ऑफ द स्केल, वेइंग मशीन क्या रीड करती है, वेइंग मशीन रीड करती है नॉर्मल रिएक्शन, किसका, नॉर्मल रिएक्शन ऑन मैन बाय मशीन, बाय वेट मशीन। By machine. वो जो वेइंग स्केल है आपका उसने कितना उसको ये दिया है नॉर्मल रिएक्शन। तो चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एफबीडी ऑफ द मैन, एफबीडी ऑफ द मैन, ये आपका मैन, हैप्पी पर्सनैलिटी, ही इज हैविंग फोर्स ड्यू टू धरती माता, mg इक्वल्स टू 800 न्यूटन। धरती माता हमें कुछ नहीं आता, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और जा कहाँ रहा है ऊपर, विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको दो मेथड से कर सकते हैं, याद है ना आपको, इसको सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं, दो. इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, पता है आपको कौन से, क्या आपको पता है इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स। हाँ, एक मेथड होता है, कौन सा, नहीं याद है, एक होता Normal है force. नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करके। हाँ, समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जहां पर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, फ्रेम ऑफ एलिवेटर। ग्राउंड, न कि एलिवेटर, फ्रेम हाँ ऑफ सर, ग्राउंड। ground, not the elevator. Therefore, we are solving the problem from inertial frame of reference. ये पहला वे है inertial frame of reference से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। समेशन ऑफ Fy ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव n, और कोई फोर्स, हाँ नीचे की तरफ -800 इक्वल्स टू कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है इसका 5, इसका मास दिया है 80, सो ये n माइनस 800 इक्वल्स टू 80 इंटू 5, ये बनेगा n इज इक्वल्स टू 800 प्लस 400, ये बनेगा 1200 न्यूटन। व्हाट इज दिस, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन बाय द मशीन ऑन द मैन, जो रीडिंग होगा। लेकिन रीडिंग जो दिखाता है वो न्यूटन में दिखाता है क्या, फोर्स में दिखाता है क्या, ये फोर्स है इतना फोर्स नहीं, वो उसको कैलकुलेट करता है मास में। सो एपरेंट रीडिंग जो होगा आपका, उसी को एपरेंट वेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपरेंट वेट, जो है आपका रीडिंग जो रहेगा 1200 बाई 10, मतलब जी की बात कर रहे हैं, है ना, 120 kg। बट सर ऑप्शंस में फोर्स ही लिखा है सर। अच्छा, ओके ओके, हाँ लेकिन मैंने दोनों बता दिया आपको। ऑप्शंस में अगर वो ये दिखाता है, अगर केजी में दिखाता है तो 120 केजी आंसर होगा, न्यूटन में दिखाएगा तो 1200 न्यूटन होगा। तो दोनों आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है, दोनों समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, आगे बढ़े, 19वां खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं 20। द गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n times as much time to slide down a 45 degree rough incline। rough incline का प्रॉब्लम है, as it takes to slide down the perfectly smooth incline, coefficient of kinetic friction। 20 वाला मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है।
मुझे फ्रिक्शन पसंद नहीं है इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में फ्रिक्शन को पसंद करेंगे हम। 18 द रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशनल मास टू द इनर्शियल मास इज इक्वल्स टू 1। कल बताया था, अगर आपने अटेंड नहीं किया तो मेरा रिकॉर्डिंग देखिए। रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? रिकॉर्डिंग जब मैं दूंगा तब मिलेगा। मैं कब दूंगा मुझे नहीं पता। टाइम नहीं मिल रहा है यार। देता हूं। 18वें का आंसर है 1। कल ही किया था 22। 2 blocks connected by string negligible mass passing over the frictionless pulley as shown in the figure. The coefficient of friction between the block mass m1 खत्म। 22 नहीं करना है, पसंद नहीं है मुझे फ्रिक्शन। 21 3 solids फ्रिक्शन का ही है सर। फ्रिक्शन का ही सर, वो भी फ्रिक्शन का ही है ना। frictionless stable if mass m3 is dragged with force। नहीं रे, नहीं नहीं फ्रिक्शन सर, फ्रिक्शन का नहीं है सर वो। कुछ भी बोल दो। हाँ सर, नहीं नहीं नहीं। हाँ सर सर, हाँ सर, नहीं 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 का अर्थ क्या होता है? हाँ होता है या ना होता है? मतलब सर वो नहीं है, फ्रिक्शन का प्रॉब्लम नहीं है वो। हाँ नहीं है सर वो। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है 3 solids of mass m1 m2 m3 are connected with wetless string in succession and are placed on a frictionless table। एक के बाद एक रखा है उनको सक्सेशन में। if mass m3 is dragged with force T, ये ऐसा है। ऐसा प्रॉब्लम शायद हमने किया था। है ना? हाँ सर, शायद एडवांस के लेक्चर में किया था। इसमें कुछ भी एडवांस नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। इसको टेंशन टी से खींचा हमने, किसको खींचा? M3 को। ये है M1 M2, ये होगा M1। आपसे पूछा गया है टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन M2 एंड M3। M2 एंड M3, M3 को ही तो ड्रैग किया है। M3 is dragged with force T, है ना? अच्छा ये ओके सॉरी। हाँ, यहाँ पर टेंशन कितना? T1 ढूंढना है। ऑलराइट, यस सर, टी1 है। चलिए, क्या आप तैयार हैं? हाँ सर। कुछ नहीं, आसान है। हाँ सर। सबसे पहले एक्सेलरेशन ढूंढने का। ऐसे प्रॉब्लम में क्या ढूंढने का? फर्स्ट फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन ऑफ द कंप्लीट सिस्टम। सिस्टम। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ढूंढने का भाई। अरे अपना टाइम खत्म होने को आया, कोई बात नहीं, फास्ट करता हूं मैं। पूरा जो सिस्टम है वो है m1 प्लस m2 प्लस m3। देखो मेरा स्पीड थोड़ा बढ़ गया। हाँ, m1 प्लस m2 प्लस m3, इसको खींच रहे हैं हम t से, तो इसका एक्सेलरेशन क्या रहता है? फोर्स अपॉन मास रहता है। तो ये क्या बनेगा? t अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये बनेगा इसका एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं m3 की। अगर m3 की बात करें और m3 को हम फोर्स लगाए t, तो पीछे कौन खींचेगा? t1, और एक्सेलरेशन कितना? a। तो क्या इसका इक्वेशन बनेगा? तो इसका इक्वेशन बनेगा t माइनस t1 इक्वल्स टू m3 इंटू a। तो इसलिए t माइनस m3a इज योर t1, जो बनेगा t माइनस m3 इंटू t डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 प्लस m3। कुछ समझा? सब समझा सर। आसान है। हाँ सर, बहुत इजी है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है,
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये सॉल्व हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व करके बता फटाफट, एवरीवन डू इट फास्ट।